गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन की पहली कक्षा में हम लोगों ने यह सीखा कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है और प्रारंभ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अवधारणा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या थी। फिर इलेक्ट्रॉन के इंट्रोड्यूस होने के बाद इलेक्ट्रॉन के गेन से, इलेक्ट्रॉन के लॉस से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अवधारणा जो बनी, उसी अवधारणा को लेके हम लोग आगे चलते हैं। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने यह भी सीख लिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कैसे करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट को पूरी तरह से सीखा। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने यह देखा था कि कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, जिंक की रॉड हम लोग ने वहां पे डिप की थी, तो हम लोगों को दो तरह सी बातें मिली थी कि कॉपर का आयन था और कॉपर आयनिक फॉर्म से एलिमेंट्री फॉर्म में आ गया था। कॉपर का आयन जो मेटेलिक रॉड थी उसके सरफेस पे कॉपर का मेटल जमा हो गया था, तो कॉपर का जो आयनिक फॉर्म था वो इसके मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। जिंक के साथ क्या हुआ था कि जिंक की जो रॉड थी वो जिंक की रॉड से जिंक का सॉल्यूशन, जिंक जो था अपने मेटेलिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर देखें कि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो +2 है और यहां एलिमेंट्री फॉर्म में कॉपर है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। यहां एलिमेंट्री फॉर्म में जिंक है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। तो कॉपर में हम लोगों ने देखा कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो गया, मतलब डिक्रीज कर गया। तो अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर किसी केमिकल रिएक्शन में डिक्रीज कर रहा है तो उस सब्सटेंस का होगा रिडक्शन। तो यहां कॉपर का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो जा रहा, मतलब बढ़ रहा है। तो किसी रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे कि उस सब्सटेंस का हो रहा है ऑक्सीडेशन। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो यहां कॉपर का हो गया रिडक्शन और जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, ये जो इनके आयनिक इक्वेशन है, केवल आयनिक इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें तो ये हो जाएगा Cu+2 + Zn इक्वल टू Cu+Zn+2। तो ये जो आयन फॉर्म में इक्वेशन हुई, ये किसी रिडॉक्स रिएक्शन की नेट आयनिक इक्वेशन कहलाती है। ये किसी रिडॉक्स रिएक्शन की नेट आयनिक इक्वेशन कहलाती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन अपना क्या था? रिडॉक्स रिएक्शन ये था कि कॉपर नाइट्रेट का विलयन था, इसमें जिंक की रॉड डिप हुई थी, फिर जिंक नाइट्रेट का विलयन बन गया और कॉपर अलग हो गई थी। तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन था और उसका ये नेट आयनिक इक्वेशन हो गया। तो नेट आयनिक इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखा इसका वो ऐसे था, कॉपर नाइट्रेट प्लस जिंक इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक नाइट्रेट। तो यहां नेट आयनिक इक्वेशन और फार्मूला यूनिट इक्वेशन में एक केवल डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। सारे एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट हैं, केवल एक आयन नहीं प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट आयन गया कहां? तो आपको यह कहा जाता है कि जो आयन प्रेजेंट नहीं है नेट आयनिक इक्वेशन में
मतलब उस आयन का ना तो रिडक्शन हुआ होगा और ना ही ऑक्सीडेशन हुआ होगा, वह आयन इक्वेशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में भाग नहीं लेता है। तो ऐसे आयन को कहते हैं स्पेक्टेटर्स आयन। तो यहां जो नाइट्रेट आयन होगा वो स्पेक्टेटर्स आयन कहलाएगा। और स्पेक्टेटर्स आयन वो होते हैं जिनका ना तो ऑक्सीडेशन होता है और ना ही इनका रिडक्शन होता है। मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्ट ही नहीं लेते, भाग ही नहीं लेते। तो जब हम नेट आयनिक इक्वेशन लिखते हैं किसी का, तो ऐसे आयन को हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो हम लोगों ने पुरानी चीजें पढ़ी थी उससे हम लोगों ने सीख लिया कि नेट आयनिक इक्वेशन भी बन जाते हैं और फार्मूला यूनिट इक्वेशन भी बनते हैं। तो एक फार्मूला यूनिट इक्वेशन लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, उससे नेट आयनिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी है कि सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें आपने कॉपर को मिलाया, फिर आपका बन गया कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर आपकी अलग हो गई है, सिल्वर आपकी अलग हो गई है। अब यहां पर आप देखें, रिएक्शन बैलेंस भी करना चाहें तो बैलेंस कर लें। यहां पर आप देखें कि अगर हम लोगों को ये जो रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है, रिडॉक्स रिएक्शन का नॉर्मल इक्वेशन है ये, तो इसे बोलेंगे फार्मूला यूनिट इक्वेशन। अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन अपने नॉर्मल इक्वेशन में दी जाती है तो उसे फार्मूला यूनिट इक्वेशन उसका बोलते हैं। ये इसका नॉर्मल इक्वेशन है रिडॉक्स रिएक्शन का। अब इससे नेट आयनिक इक्वेशन बनाना है तो हम जितने भी कंपाउंड हैं सबको आयन फॉर्म में करते हैं। सारे कंपाउंड अगर आयन फॉर्म में करें, AgNO3 को आयनिक रूप में तोड़ें तो Ag+1 प्लस नाइट्रेट आयन मिलेगा। कॉपर ऐसे ही रहेगा, यहां तोड़ेंगे तो कॉपर +2 +2NO3-1 +2 Ag। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2Ag+1 +2NO3-1 प्लस Cu इक्वल टू Cu+2 +2NO3-1 +2 Ag। जितने भी सब्सटेंस थे सबको आपने आयनिक फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जब जितने भी कंपाउंड थे उनको आपने आयनिक फॉर्म में चेंज कर दिया, तो अब आप ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा आयन है जो चेंज नहीं हो रहा है, जो सेम फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में है, तो उसका ना तो रिडक्शन होगा ना तो ऑक्सीडेशन होगा। यहां नाइट्रेट देखिए, नाइट्रेट का -1 चार्ज यहां भी है, पूरा -1 चार्ज यहां भी है। तो ये नाइट्रेट जो हो गया ये आपका स्पेक्टेटर आयन हो गया। मतलब ऐसा आयन हो गया जिसका ना तो रिडक्शन हो रहा है और ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इसको जब आप छोड़ देंगे तो आपका बचेगा 2Ag+1 प्लस Cu इक्वल टू Cu+2 +2 Ag। तो ये आपका नेट आयनिक इक्वेशन हो गया। तो हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है तो अगर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में दी जाए, नॉर्मल इक्वेशन उसका लिखा गया हो, तो उसे उसका फार्मूला यूनिट इक्वेशन कहते हैं। अब उसमें जो कंपाउंड है उनको आयन फॉर्म में चेंज करके और स्पेक्टेटर आयन को आप खत्म कर दे तो जो आयनिक इक्वेशन मिलती है वो मिलती है नेट आयनिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन
कि नॉर्मल इक्वेशन को, फार्मूला यूनिट इक्वेशन को नेट आयनिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। और नेट आयनिक इक्वेशन में अगर आपने फार्मूला यूनिट इक्वेशन को चेंज कर लिया तो आप समझ लीजिए कि रिडॉक्स रिएक्शन की बहुत सी चीजें आप सीख जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन अपने फार्मूला यूनिट इक्वेशन में ऐसे है FeSO4 प्लस 2 KMnO4 प्लस 8H2SO4 इक्वल टू 5Fe2SO4 थ्राइस प्लस 2 MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2O। ये कोई आपकी फार्मूला यूनिट इक्वेशन है रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन का ये नॉर्मल फॉर्म है, तो इसे इसका फार्मूला यूनिट इक्वेशन बोलेंगे। फार्मूला यूनिट इक्वेशन है, फार्मूला यूनिट इक्वेशन है रिडॉक्स रिएक्शन की। इसे आपको नेट आयनिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो कुछ करना नहीं है, आपको इसका आयनाइजेशन कर देना है सीधे सारे कंपाउंड का। और जिन कंपाउंड का नेट आयनिक इक्वेशन में आयनाइजेशन नहीं होता है, कुछ कंपाउंड नेट आयनिक इक्वेशन में नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे या नॉन सॉल्युबल रहेंगे। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है, कोई सब्सटेंस ऐसा है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा या नॉन सॉल्युबल होगा, तो उसे हम नेट आयनिक इक्वेशन में भी नॉर्मल फॉर्म में ही रखेंगे, फार्मूला यूनिट इक्वेशन में ही रखेंगे। यहां देखें, अब अगर हम FeSO4 का आयनाइजेशन करें तो यहां Fe+2 और SO4-2 आयरन आयन और सल्फेट आयन। 2 KMnO4 का अगर आयनाइजेशन करेंगे तो K+1 MnO4-1 प्लस 8H2SO4 का करेंगे तो 2H+1 और SO4 प्लस SO4-2। यहां इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जैसे H2SO4 है तो इसमें 2 आयन है, ये नीचे हाइड्रोजन की संख्या है तो 2H लिखा जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन का आयन सल्फेट के नीचे मिलेगा, तो सल्फेट के नीचे 1 है तो इसका आयन +1 मिलेगा। ठीक है, और सल्फेट की संख्या इसके नीचे मिलेगी, इसका आयन हाइड्रोजन के नीचे मिलेगा। ये रेडिकल फॉर्म में जब आपको चेंज करना बताया गया होगा तो बताया गया होगा, तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। अब यहां चलते हैं 5। अब Fe2SO4 थ्राइस का देख लीजिए, ये 2Fe की संख्या है तो 2Fe लिख देंगे, और Fe का आयन मिलेगा सल्फेट के नीचे तो 3 है तो +3, ऐसे समझिएगा। प्लस लगाएंगे, 3 सल्फेट की संख्या है तो 3SO4 और सल्फेट का आयन मिलेगा आयरन के नीचे तो -2। तो जब हम लोग Fe2SO3 का आयनाइजेशन करेंगे तो 2Fe+3 प्लस 3SO4-2 प्लस 2 Mn+2 प्लस SO4-2 प्लस 2 K+1 नहीं सॉरी 2K+1 प्लस SO4-2 प्लस 8H2O। H2 को O का आयनाइजेशन नहीं करेंगे। अब देखें, इसको खोलते हैं, सिंपल करते हैं, तो ये हो गया 10Fe+2 प्लस 10SO4-2 प्लस 2K+1 प्लस 2MnO4-1 प्लस 16H प्लस 8SO4-2। ये हो गया 10Fe+3
प्लस 15SO4 -2 प्लस 2MN प्लस 2 प्लस 2SO4 -2 प्लस 2K प्लस 1 प्लस SO4 -2 प्लस 8H2O। इस तरह से सारे जो कंपाउंड थे फार्मूला यूनिट इक्वेशन के वो आयन फॉर्म में आ गए। अब इनको हम लोग क्रम से लिखते हैं, पहले पॉजिटिव रेडिकल फिर नेगेटिव रेडिकल और एक जैसे रेडिकल को ऐड करके लिखते हैं। तो पहले पॉजिटिव रेडिकल Fe+2 अकेला है तो 10Fe+2, 2K+1 अकेला ही है तो 2K+1 प्लस 16H+। अब हम लोग देखें, हाँ, और ये भी अब निगेटिव लिखते हैं, शुरू करते हैं तो 2MnO4 -1। सल्फेट एक से ज्यादा है तो देख लेते हैं कि यहाँ 10 सल्फेट आयन, यहाँ 8 सल्फेट आयन, कुल मिला के 18 सल्फेट आयन हो गए। अब इधर देख लेते हैं, ये हो गया 10Fe+3 प्लस 2MN+2 प्लस 2K+1, पहले पॉजिटिव वाले फिर निगेटिव वाले। निगेटिव वाले में अब केवल आपका सल्फेट बच रहा है, 15 2 17 1 18, 18 सल्फेट आयन और 8 वाटर मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें स्पेक्टेटर्स आयंस कौन से हैं जिन्होंने अपने रेडिकल को चेंज नहीं किया है, सेम रेडिकल फॉर्म में उपस्थित हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। तो 2K+1 स्पेक्टेटर आयन हो गया, छोड़ा जाएगा। सल्फेट ये भी स्पेक्टेटर आयन है, इसको भी छोड़ेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 10Fe+2 प्लस 2MnO4 -1 प्लस 16H+1, यहां हो जाएगा 10Fe+3 प्लस 2MN+2 प्लस 8H2O। तो ये जो स्पेक्टेटर आयन छोड़ने के बाद जो आयनिक फॉर्म में इक्वेशन बनी, यही इक्वेशन आपकी नेट आयनिक इक्वेशन हो गई। ये नेट आयनिक इक्वेशन हो गई इस फार्मूला यूनिट इक्वेशन की। तो इस तरह से आप कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन उठाकर उसका नेट आयनिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर आपने नेट आयनिक इक्वेशन निकालना सीख लिया तो समझ लीजिए कि रिडॉक्स रिएक्शंस की आपने चीजों को काफी हद तक सीख लिया है। तो रिडॉक्स रिएक्शन फार्मूला यूनिट इक्वेशन में अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो उसे उसका फार्मूला यूनिट इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर आपने उसको आयनिक फॉर्म में चेंज किया, स्पेक्टेटर्स आयन हटाए, इसके बाद जो आयंस आए आपके बचे, वो आपको जो देंगे वो नेट आयनिक इक्वेशन देंगे। अब आप देखें कि अगर आपको किसी कंपाउंड को रेडिकल फॉर्म में चेंज करना आ रहा है तो आप नेट आयनिक इक्वेशन आराम से निकाल ले रहे हैं, और सारा खेल इसी का है। बैलेंसिंग में भी आप सीखेंगे। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका आयनाइजेशन करते समय आपको सावधान रहना है, जैसे KMnO4। पूरी केमिस्ट्री में उससे सावधान रहना है, पूरी केमिस्ट्री में उससे सावधान रहना। हम लोग इक्विवेलेंट वेट जब निकाल रहे थे तो वहां हम लोगों ने कहा था कि इसका नेचर मीडियम के साथ साथ चेंज होता है, इसका बिहेवियर मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एसिडिक मीडियम में जो परमैंगनेट आयन था वो अलग तरीके का बिहेव करता था, बेसिक मीडियम में अलग तरीके का करता था, एल्कलाइन मीडियम में अलग तरीके का करता था। यहां भी सीखते हैं और इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, याद जरूर रखिएगा। जैसे KMnO4 मिल गया आपको क्वेश्चन में, ये आपको कहेगा एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है और एल्कलाइन मीडियम में है।
तब इसके अलग अलग चीजें होंगी। आप देखिए KMnO4 जो होगा, इसका जब आप आयनाइजेशन करोगे तो K+1 और ये परमैंगनेट आयन हो गया MnO4-1, पोटेशियम आयन और परमैंगनेट आयन। अब पोटेशियम आयन पे तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल का कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा परमैंगनेट आयन में। अगर मान लीजिए कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही हो, ये परमैंगनेट आयन की चेंजिंग आपको एसिडिक मीडियम में करनी है, तो ये परमैंगनेट आयन जो एसिडिक मीडियम में टूटेगा तो Mn+2 के फॉर्म में टूटेगा। न्यूट्रल मीडियम में जब ये टूटेगा, न्यूट्रल मीडियम में जब ये टूटेगा तो यही जो परमैंगनेट आयन है आपका, ये MnO2 के रूप में टूटेगा। अब इसे हम एल्कलाइन मीडियम में करेंगे, बेसिक मीडियम में, तो यही जो आपका परमैंगनेट आयन है, ये आपका MnO4 के रूप में चेंज होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मीडियम चेंज हो गए तो रेडिकल का नेचर चेंज हो गया, रेडिकल का जो कंपोजिशन था वो चेंज हो गया। या Mn+2, यहां MnO2 और यहां MnO4। अब इसके चेंजिंग से देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है आपके रिडॉक्स रिएक्शन में, ये देखो ध्यान से। यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन को अब हम ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर रहे हैं, तो यहां मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है और यहां +2 है। तो चेंजिंग आप देखो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, 7 से +2 हो रहा है, तो यहां रिडक्शन हो रहा है। अब कितने ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजिंग हो रही है? 5 ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजिंग हो रही, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट हुआ होगा? 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ होगा। यहां पर बात करते हैं +7 ऑक्सीडेशन नंबर और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया मैंगनीज का, +7 से +4 आ गया। जैसे ही डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, आपने कहा कि इसका रिडक्शन हो गया। और अब की बार कितने की कमी हुई? 3 की। अब की बार कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा परमैंगनेट ने? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। यहां आते हैं एल्कलाइन मीडियम में, +7 और यहां पर +8। यहां पर देखें अब की बार ऑक्सीडेशन नंबर घटने के बजाय बढ़ गया, डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। एल्कलाइन मीडियम में परमैंगनेट आयन का ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन नहीं हुआ। यहां पर इलेक्ट्रॉन अब लॉस होने की प्रक्रिया हुई। अब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1 हो गया। तो इस आयन से, इस रेडिकल से आप जरूर सावधान रहिएगा, परमैंगनेट रेडिकल। अब क्वेश्चन में पोटेशियम परमैंगनेट रहेगा और ये मीडियम बताएगा, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। तब परमैंगनेट आयन अगर अल्कलाइन मीडियम में रहेगा तो हम लोग उसका हाफ आयन इक्वेशन इस तरह से बनाएंगे। अगर एसिडिक मीडियम में रहेगा तो इसका हाफ आयन इक्वेशन इस तरह से बनेगा। अगर न्यूट्रल मीडियम में रहेगा तो इसका हाफ आयन इक्वेशन इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से यहां पर आप जरूर सावधानी रखिएगा, क्योंकि सावधानी यहां हटेगी तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मिटा दे। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव से चल के आए इलेक्ट्रॉन गिव टेक पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट में, फिर आए ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजिंग में, फिर हम लोगों ने देखा कि जो नॉर्मल फार्मूला यूनिट इक्वेशन है उसका नेट आयनिक इक्वेशन आप कैसे बना ले रहे हो और कहां पर आपको सावधान रहना है आयनाइजेशन करते समय। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है,
ये क्या सारी रिएक्शन में होगा? मतलब सिंथेसिस रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन देगी, मतलब योगात्मक अपक्रियाएं भी रिडॉक्स रिएक्शन देंगी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन देगी, मतलब विस्थापन अपक्रियाएं भी रिडॉक्स रिएक्शन देंगी, या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होंगी वो भी रिडॉक्स रिएक्शन देंगी कि नहीं देंगी। तो हम लोग देखते हैं कि टाइप कितने होते हैं इस रिडॉक्स रिएक्शंस के, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई सिंथेसिस रिएक्शंस है, मतलब योगात्मक अपक्रिया। तो योगात्मक अपक्रिया तो आप पहचानते होंगे, दो या अधिक सब्सटेंस मिलते हैं तो एक फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो मान लीजिए कि दो सब्सटेंस आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन मिले और फाइनल प्रोडक्ट आपका बना HCl। तो दो मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण किया, सिंथेसिस रिएक्शन हो गई, योगात्मक अपक्रिया हो गई। अब यहां पर हम लोग देखें कि हाइड्रोजन एलिमेंट्री फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्लोरीन भी एलिमेंट्री फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का -1। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हुआ, डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? इंक्रीज किया। तो इंक्रीज किया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो जो हाइड्रोजन था उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो गया तो डिक्रीज कर गया, क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन। तो ये सिंथेसिस रिएक्शन थी, सिंथेसिस रिएक्शन थी, लेकिन सिंथेसिस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ये ऑक्सीडेशन भी दे रही है और रिडक्शन भी दे रही है। तो पहले टाइप की जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन ही होगी, मतलब सिंथेसिस रिएक्शन जो होगी वो रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। दूसरा एग्जांपल इसी का देख लेते हैं, सिंथेसिस का ही। मान लीजिए कि आपके पास मैग्नीशियम है, आपने नाइट्रोजन इसमें ऐड कर दिया तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बना आपका, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना आपका। मैग्नीशियम नाइट्राइड बना, मैग्नीशियम एलिमेंट्री फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। नाइट्रोजन एलिमेंट्री फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे +2, नाइट्रोजन का -3। अब यहां मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया, इंक्रीज किया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया मैग्नीशियम का। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 हो गया, डिक्रीज कर गया, रिडक्शन हो गया नाइट्रोजन का। तो ये तो थी सिंथेसिस रिएक्शन, योगात्मक अपक्रिया, लेकिन इसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिया, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गई, तो सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो रिडॉक्स रिएक्शन का जो पहला टाइप है वो है सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन। अब कैसे होगी ये हम लोगों ने चेक कर लिया कि सिंथेसिस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती हैं। अब अगला देख लेते हैं कि क्या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, देखते हैं। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि सभी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं हो सकती। दूसरा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं क्या रिडॉक्स हो सकती हैं। अब हम लोगों ने अपना एग्जाम्पल जो लिया था सॉल्यूशन का, कॉपर नाइट्रेट का विलयन था, जिंक की रॉड हमने डिप की थी, फिर जिंक का नाइट्रेट बन गया था और कॉपर मेटल के रूप में अलग हो गया था। तो भरा पूरा परिवार कॉपर और नाइट्रेट का, जिंक आया, जिंक ने इन दोनों का विघटन करा दिया, कॉपर अलग हो गया, जिंक इसकी जगह पे चला आया। तो जिंक ने क्या किया? कॉपर का रिप्लेसमेंट कर दिया, कॉपर को हटा दिया यहां से, तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो गई ये। जिंक कॉपर की जगह पे आ गया, कॉपर का रिप्लेसमेंट कर दिया। रिप्लेसमेंट कौन कर सकता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले ही टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही जिक्र किया, सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफरेंस का है इसमें। तो यहां पर देखें तो ये रिएक्शन हो गई रिप्लेसमेंट रिएक्शन।
विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहां पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहां पर कॉपर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और ये जो आपका जिंक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहां पर जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां पे जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो जिंक के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, 0 से +2 हो गया, तो इसका तो Y हो गया ऑक्सीडेशन। कॉपर के साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, +2 से 0 हो गया, तो कॉपर का हो गया रिडक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। तो दूसरे टाइप की जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वह रिप्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब अगर आप किसी कंपाउंड को गर्म करते हो तो वो अपने सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है या टूट जाता है, तो ऐसे कहलाते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब मान लीजिए कि कोई कंपाउंड आपका है KClO3, इसको आपने हीट दिया, गर्म कर दिया, अब ये अपने सब्सटेंस KCl और O2 में टूट गया। अब देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है। अब ये क्या रिडॉक्स भी है, ये चेक कर लेते हैं। ये चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -6 होगा। यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कैसा हुआ, -6 से 0। इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, तो ऑक्सीजन का तो हो गया ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +5 से -1 हो गया, तो इसका तो हो गया भाई रिडक्शन। तो आपने देखा कि थर्मल डिकम्पोजिशन में भी क्या हो रहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। अगला आप देख लीजिए कि मान लीजिए आपके पास वाटर है, आपने इसको हीट कर दिया, अब वाटर के जो सब्सटेंस है वो अलग हो गए, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। बैलेंस कर लीजिए कर, ये आपका, अब यहां पर जो हाइड्रोजन है इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। यहां पर एलिमेंट्री फॉर्म में हाइड्रोजन आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, ऑक्सीजन भी एलिमेंट्री फॉर्म में आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, +1 से 0 हो गया, तो इसका तो हो गया भाई रिडक्शन। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, -2 से 0 हो गया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। अब एक रिडॉक्स रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डिसप्रोपोर्टियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस, मतलब ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही सब्सटेंस का हो अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में, तो वह रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है डिसप्रोपोर्टियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप तोड़ दीजिए, ये H2O और ऑक्सीजन में टूट गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहां पर ऑक्सीजन क्योंकि पेरोक्साइड फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा,
यहां पर जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, यहां की ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म में है। तो ये जो पहली ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 चेंज हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज हुआ, तो इस ऑक्सीजन का तो यहां रिडक्शन हो गया। लेकिन जब ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इससे चेक होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो गया, इंक्रीज कर गया, तो यहां पर भाई इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक ही सब्सटेंस ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाई डिसप्रोपोर्टियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। मान लीजिए आयोडीन है अपना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने मिलाया इसको, पोटेशियम आयोडाइड मिली, इसका KOI बन गया और जल बन गया। ठीक है, अब यहां पर जो आयोडीन है इस एलिमेंट्री फॉर्म है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर जो आयोडीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और यहां पर जो आयोडीन होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। देख लीजिएगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रतिस्पर्धा में ऑक्सीजन आगे निकल जाएगा पोटेशियम और आयोडीन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो हट जाएगा, तो यही दोनों पॉजिटिव लेने को बाध्य हो जाएंगे, तो आयोडीन वहां पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। अब देखें, अगर हम इस आयोडीन की इस वाले आयोडीन से चेंजिंग को देखें तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 रिड्यूस हुआ, तो इसका रिडक्शन हो गया। अब इसी का अगर हम यहां से चेंजिंग देखें तो यहां पर तो इंक्रीज हो गया, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक ही सब्सटेंस आयोडीन का इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन जो कहलाएगी वो डिसप्रोपोर्टियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम ऑक्सीडेशन नंबर से किस तरह से पहचानते हैं, और कोई रिडॉक्स रिएक्शन का अगर नॉर्मल इक्वेशन दिया है तो उसे उसका फार्मूला यूनिट इक्वेशन बोलते हैं। अब फार्मूला यूनिट इक्वेशन से हम उसका आयनिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, स्पेक्टेटर्स आयन क्या होते हैं, और KMnO4 में मैग्नेट आयन का डिकम्पोजिशन कैसे होता है, उसकी चेंजिंग कैसे होती है एसिडिक फॉर्म में, एल्कलाइन फॉर्म में और न्यूट्रल फॉर्म में। फिर हम लोगों ने देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन हमारी कितने तरह की होती है, सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, और एक अन्य टाइप जो देखा हम लोगों ने वो देखा कि डिसप्रोपोर्टियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का चलेगा वो चलेगा बैलेंसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल चैप्टर है, बस आप अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया, आपने वीडियो अगर सही से देखे हैं, अब खासकर जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का वीडियो बनाया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से रेज होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से रेज होते हैं। बाकी हम लोग आपको सिखाएंगे कल कि आप बैलेंस कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को, और रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के भी 2 कॉन्सेप्ट हैं, उनको कल हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।